नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज के सेशन में हम लोग वीकली करंट अफेयर के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे 30 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी 2022 के दौरान घटित समसामयिक घटनाओं के बारे में, उससे संबंधित जितने स्टैटिक जीके हैं उसके बारे में जानेंगे। इस पीरियड के दौरान दो प्रमुख घटना घटा। एक तो वो है कि 31 जनवरी को आप लोग को पता होगा कि इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण जो है कि भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसका इकोनॉमिक विंग है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। वो 31 जनवरी को जारी की और 1 फरवरी को भारत का बजट पेश किया गया फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए। तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जा कर के देखिए। उसके अलावे जितने भी क्वेश्चन इस वीक के दौरान हैं यहाँ हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखिए और अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर इसको शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है नासा से संबंधित है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएसए की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था आज से 5 साल पहले, यानी समझिए कि 2016 में। और उस मिशन का नाम है OMG मिशन, जिसको बोलते हैं ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन। ये ग्रीनलैंड आपको अगर वर्ल्ड मैप आपके दिमाग में हो तो आप याद कर रहे होंगे कि ये कहाँ है। अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपरी वाले हिस्से में ये स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, और इसका जो पॉलिटिकल राइट है अभी, यानी इस पे राजनीतिक रूप से जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। डेनमार्क यूरोपियन कंट्री है, एक छोटा सा कंट्री, और एक बहुत बड़े आइलैंड को कंट्रोल करता है। हालांकि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से ये डेनमार्क के अधीन है। वहाँ स्वतंत्रता है ग्रीनलैंड में। यहाँ की राजधानी नूक है ग्रीनलैंड की। अब ग्रीनलैंड जो है एक तरह जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने के कारण और काफ़ी पोल के जो उत्तरी ध्रुव है उसके काफ़ी नज़दीक होने के कारण इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है इनहेबिटेबल है, वो रहने योग्य नहीं है और बर्फ से ही ढका हुआ रहता है। तो उसी को स्टडी करने के लिए नासा ने मिशन स्टार्ट किया था कि ये जो ग्रीनलैंड में जो बर्फ है, जो आइस है, ये कितने स्पीड से पिघल रहे हैं, इसका अनुमान सही है कि नहीं, ऊपर से जैसा दिख रहा है क्या अंदर से भी ऐसा ही है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 31 दिसंबर 2021 को ये खत्म हो गया है। आइस लॉस किस चीज़ के लिए ये किया गया था, ये जो मिशन चालू, तो ये आइस लॉस यानी कितना जो है स्पीड से और कितना क्वांटिटी वाइज जो है ग्रीनलैंड में बर्फ लूज खोया है या लूज हुआ है या फिर मेल्ट करके वो पानी बन गया है। अभी इसका जो स्टडी के दौरान पता चला है कि अगर जो ग्रीनलैंड का पूरा आइस अगर मेल्ट हो जाता है तो सी लेवल 7.4 मीटर से बढ़ जाएगा। सोचिए कितना बड़ा जो है ये दुर्लभ स्थिति हो सकता है अगर हम प्रॉपरली ध्यान नहीं दें तो। अभी जो वर्तमान में मेल्टिंग स्पीड है पिछले 25 साल पहले की अपेक्षा से ये 5 गुना ज्यादा तेजी से मेल्ट कर रहा है। देर आर मोर देन 220 ग्लेशियर्स इन द ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो द्वीप है इसमें 200 से ज्यादा ग्लेशियर्स है। अ ग्रेटर द डेप्थ द ग्रेटर। यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो ऊपरी जो समुद्र है, जो अटलांटिक ओशन है, उसका ऊपरी हिस्सा यानी सरफेस वाटर तो ठंडा है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन जो बेस का पानी है, जो समुद्र की गहराई का पानी है, उसमें हीट ज्यादा है और उस कारण से वो नीचे का जो
आइस है उस पे ज़्यादा ये जो है प्रेशर कर रहा है, जिस कारण से ज़्यादा आइस क्या हो रहा है, पिघल रहा है। और जैसे जैसे गहराई बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग स्पीड यानी स्नो का मेल्टिंग स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इस पे जो है इमीडिएटली एक्शन लेने का ये रिकमेंडेशन भी किया है। नेक्स्ट है भारत का पहला जियो पार्क, जियो JIO, रिलायंस जियो वाला नहीं, देख सकते हैं ये GEO, जियो मतलब जियोलॉजिकल, जिसको बोलते हैं भूगार्भिक। तो इंडिया विल बिल्ड इन लामहाटे, एक जगह है जबलपुर मध्य प्रदेश में, लम्हेता, अगर इसको शुद्ध उच्चारण इसको पढ़ें तो इसका ये होगा लम्हेता। एक प्लेस है, इसका हिस्टोरिकल काफ़ी खास करके जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसका काफ़ी ज़्यादा है। कहा जाता है यहाँ से जो है डायनासोर का अवशेष मिला था। इसी कारण से सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है कि इस जगह पे भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क यहाँ स्थापित किया जाएगा। देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI और एक होता है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दोनों सिमिलर है, मिलता जुलता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसका स्थापना 1951 में हुआ था। ये जो पार्क है ये 35 करोड़ के लागत से बनाया जा रहा है। अभी जैसा कि ऊपर में बताए 1928 में इसी जगह से, लामहेता जगह से, हेनरी स्लीमन हैड डिस्कवर्ड डायनासोर फॉसिल्स फ्रॉम दिस एरिया, और उसके बाद से इसको यूनेस्को के एक विरासत के रूप में भी शामिल कर लिया गया है। बात कर रहे थे ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसका जो स्थापना इससे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बहुत पहले 1861 में ही किया गया था। इसको बोलते हैं भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट है क्रिकेट, खेल से संबंधित है, गेम से संबंधित है, राफेल नडाल। पहले तो यही आपसे पूछता है किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है। और राफेल नडाल रिकॉर्ड्स 21 ग्रैंड स्लैम, अभी जो है ये अपना रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। अभी तक मैक्सिमम 20 था और इसको भी सरपास करके 21 ग्रैंड स्लैम अपने नाम करके सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए? राफेल नडाल। कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। इन्होंने हराया अभी हाल ही में किसको? डेनियल मेडवेडेव। अब ये नाम से ही आप स्पष्ट हो सकता है आपको कि ये डेनियल मेडवेडेव कहाँ के हैं, तो ये रसिया के हैं। और ये राफेल नडाल अपना 21वां ग्रैंड स्लैम कौन से ओपन में जीते? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन। आपको पता होगा कि पूरे साल में 4 तरह का ओपन होता है। इसके अलावे भी टेनिस में बहुत सारे गेम होते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 तरह का जो चर्चा में रहता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, और सबसे लास्ट में जाकर के US ओपन होता है। ये ऑर्डर भी इसी तरह से होता है, पहले ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और US। ये तो 3 तो नेम से स्पष्ट है, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रेंच फ्रांस में, और विंबलडन होता है इंग्लैंड में। रोजर फेडरर ऑफ स्विट्जरलैंड, ये याद रखिए कहाँ कहाँ के हैं। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। रोजर फेडरर, इनको 3 बिग 3 के नाम से जाना जाता है इन तीनों को, राफेल नडाल, रोजर फेडरर और नोवाक डिजोकोविक। ये कहाँ के हैं? सर्बिया, जिसकी राजधानी बेलग्रेड है। स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न है। इन दोनों के नाम यानी रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविक के नाम 20 ग्रैंड स्लैम ऑलरेडी है, और इनको हरा करके अभी जो है 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले राफेल नडाल जो है पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस गेम का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस गेम में नोवाक जोकोविक जो हैं, इनको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया था ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी के द्वारा, क्योंकि इन्होंने जो है कोरोना वैक्सीन नहीं लिया है। नडाल इज रैंक्ड एट द 5th प्लेस। अभी जो है ATP रैंकिंग जो है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इसका स्थापना 1972 में हुआ था। और ये जो खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी होते हैं, उनको रैंकिंग प्रदान करती है। तो नडाल अभी वर्तमान में 5वें रैंक पे हैं। नडाल इज द ओनली, इन तीनों में ये जो बिग 3 हैं, राफेल नडाल, रोजर फेडरर और डिजोकोविक, इसमें नडाल अकेले हैं जो कि लेफ्ट हैंडर हैं, यानी कि वो बाएं हाथ से खेलते हैं।
नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन से संबंधित एक ये जो है डिक्लेरेशन आया है कि यूरोपियन यूनियन विश्व का पहला यूनियन एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये तो देश है नहीं यूरोपियन यूनियन, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं। तो ये पहला यूरोपियन यूनियन ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसने डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल डिक्लेयर किया है। आप बहुत पढ़े होंगे, ह्यूमन राइट के बारे में पढ़े होंगे, फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़े होंगे। उसी तरह से चूंकि कोरोना के बाद डिजिटल यूज बहुत बढ़ गया है, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल राइट एंड प्रिंसिपल का घोषणा किया है और ये करने वाला विश्व का पहला समूह है। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है वहाँ पे मिसयूज का भी ज़्यादा संभावना होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राइट इसमें कुछ डिक्लेयर किया गया। क्या है? टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिजिटल फ्यूचर। ये डिजिटल सस्टेनेबिलिटी को कहते हैं सततता, मतलब निरंतरता। इसको आगे भी ऐसे ही यूज करते रहें, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी हैं, उसी को ले डाउन किया गया है। सेफ्टी का जरूरत है, सुधार होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, एम्पावरमेंट सशक्त करने का जरूरत है, एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत सुरक्षा, सिक्योरिटी यहाँ पे समझिए प्राइवेसी से बात कर रहे हैं, आपकी निजता की बात की जा रही है कि आपकी निजता को कोई हनन न पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट है टू फोस्टर पार्टिसिपेशन इन डिजिटल पब्लिक स्पेस। इसको और किस तरह से बढ़ाया जाए? टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑनलाइन, कहीं मोनोपोली नहीं हो जाए। जैसे भारत में जैसे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जियो का एक तरह से मोनोपोलाइज हो गया है, या फेसबुक और ट्विटर कभी इस तरह से रिएक्ट करता है कि वो लगता है कि इन क्षेत्रों में उनका एकाधिकार हो गया है। वो नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस बनी हुई रहनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा बहुत जरूरी है, खास करके ओपन मार्केट में लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। टू सपोर्ट सॉलिडेरिटी एंड इंक्लूजन, समावेशी होनी चाहिए। सॉलिडेरिटी, अगर किसी के साथ कुछ घटना घटित होता है तो उसके साथ आप खड़े होना चाहिए। टू पुट पीपल एंड देयर राइट इन द सेंटर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब जो है सारे नियम कानून है जो ले डाउन किए गए हैं इसके फ्यूचर के लिए और वर्तमान में आपकी प्राइवेसी के लिए भी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, चाइना से एक खबर आ रही है कि अभी हाल ही में चाइना, लिथुआनिया एक कंट्री है, आप मैप में ध्यान कीजिए कहाँ लिथुआनिया है। ये पहले पूर्व सोवियत जो रसिया है, रसिया पहले सोवियत यूनियन यूएसएसआर के रूप में जब जाना जाता था तो ये उसी का पार्ट हुआ करता था। अगर रसिया का मैप आप ध्यान में लें और रसिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न में ऊपर से नीचे आए जहाँ पे एस्टोनिया है, लाटविया है, उसी के नीचे आता है ये कंट्री लिथुआनिया। तो लिथुआनिया से जो इंपोर्ट होता था चाइना में उसको ब्लॉक कर दिया है चाइना ने। अब इससे बवाल मच गया है। अच्छा, बवाल क्यों मचा और क्यों चाइना ब्लॉक किया इसके बारे में जान लेते हैं। तो चाइना ब्लॉक इसलिए किया क्योंकि लिथुआनिया में ताइवान जो कंट्री है अपने आप को तो स्वतंत्र मानता है, लेकिन चाइना उस पर अधिकार जमाता है और चाइना कहता है ताइवान जो है हमारा ही एक पार्ट है, वहाँ की वो एक्सटर्नल उसको फ्रीडम दिया हुआ है हांगकांग के जैसा ही। अब ये लिथुआनिया क्या है, ताइवान का जो ऑफिस था लिथुआनिया में उसको वहाँ की भाषा में, चाइनीज भाषा में न लिख करके और ताइवानी भाषा में उस ऑफिस का नामकरण कर दिया गया और रीनेम कर दिया गया। इससे चाइना को बहुत गुस्सा आया और इसने लिथुआनिया से इंपोर्ट ही बंद कर दिया। अब बहुत सारे जो यूरोपियन यूनियन कंट्री जो है, आपको पता होगा यूरोपियन एक यूनियन है तो वो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है बॉर्डर लेस है, वहाँ कोई भी किसी कंट्री में आ जाए, एफटीए कह सकते हैं जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, मुक्त व्यापार समझौता जिसको कहते हैं। तो फ्रेंच, जर्मन, स्विट्जर बहुत सारी कंपनियां हैं जो लिथुआनिया के माध्यम, जिसका जो ब्रांच लिथुआनिया में है और लिथुआनिया के माध्यम से ही चाइना में एक्सपोर्ट करती है। तो उससे इन सब कंट्री को परेशानी हो गया। अब ये सब चले गए हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको WTO के नाम, विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं। इसका स्थापना 1995 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुआ था। चाइना का क्या है ना, वो बड़ा रिएक्टिव होता है, खास करके जब उसके इंटरनल मामले में कोई दखल देता है। उदाहरण से समझे तो अभी कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से भी अपना नाता रिश्ता
जो है तोड़ दिया था और काफी तल्ख रिश्ता हो गया है दोनों के बीच। और वहां से वाइन इंपोर्ट जो किया जाता था चाइना में उसको बंद कर दिया गया है, खास करके तब जब ऑस्ट्रेलिया जो है साउथ चाइना सी का जो विवाद है जापान और साउथ कोरिया और चीन के बीच, उसके बीच में ऑस्ट्रेलिया टांग अड़ाया था उस समय। इसी तरह से नॉर्वे से साल्मन फिश इंपोर्ट किया जाता था चाइना के द्वारा, जो कि उसका भी चाइना ने विरोध किया और उसको भी रोक दिया। आपको याद होगा 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। उससे पहले वो युद्ध ऐसा हुआ था कि भारत सरकार को कोई इल्म नहीं था, कोई इनपुट नहीं था कि हाँ चाइना युद्ध कर सकता है। लेकिन तत्कालिक कारण क्या बना कि दलाई लामा को वहां से निष्कासित कर दिया गया और भारत के प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, थोड़े लिबरल किस्म के व्यक्ति थे, उन्होंने दलाई लामा को शरण दे दिया और इससे चाइना इतना गुस्साया कि भारत पे आक्रमण ही कर दिया। और जानते ही हैं उसका हश्र क्या हुआ। भारत में जितने भी लड़ाई आज तक भारत ने लड़ा है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी अगर हुआ तो 1962 के बारे में हुआ। कोई भी डिसीजन नहीं समय से लिया जा सका और बहुत बुरी तरह से भारत हारा था उसमें। चाइना अंत में यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया था। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसको अभी अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, चाइना हड़प लिया और अभी भी वर्तमान में उसके हिस्से में, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश को भी वो अपना हिस्सा ही मानता है। नेक्स्ट है एक पोर्टल के बारे में चर्चा, यहाँ पे हम लोग कुछ देखेंगे। देखिए डिजिटल जो माध्यम आने से जितने भी सेवाएं हैं, जितने भी पब्लिक सर्विस है अब ऑनलाइन कर दिया गया है। उसी क्रम में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, एपी सेवा पोर्टल 2.0 या 2.0 इसको कहते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो जान लीजिए यहाँ के मुख्यमंत्री अभी वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं और यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। तो अब जो है इससे पहले जितने अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग पोर्टल था, अब तो सरकार सबको कंसोलिडेट करके सबको कंबाइंड करके एक पोर्टल बना दिया है, एपी सेवा पोर्टल। 90% ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम और सर्विसेज जो है इस पोर्टल पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह की जो पोर्टलें और अलग अलग गवर्नमेंट की है उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे ई सेवानम नाम का एक पोर्टल है, केरला गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। सेवा सिंधु कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, आपले सरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, आपले ये समझ सकते हैं, ये जो है मराठी भाषा में आपका इसको कहते हैं, उसी को मराठी में आपले बोलते हैं, आपले सरकार। जन सेवा पोर्टल कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। तो ये इतना चीज आपको याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश अभी हाल ही में चर्चा में था, इसलिए भी था क्यों इसने नया 13 डिस्ट्रिक्ट जो है नए 13 नए जिलों का जो है ये डिवीजन करके और 13 नए जिले का निर्माण किया है ताकि गवर्नेंस में क्या हो, सुविधा हो। आपको पता होगा पहले आंध्र प्रदेश 2014 से पहले संयुक्त था, 2014 में आंध्र प्रदेश से हटा करके तेलंगाना को बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं एक स्कीम है, एक प्रोजेक्ट है, नासा का ही ये भी प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं एटलस प्रोजेक्ट। एटलस का फुल फॉर्म होता है एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। इसका काम क्या है सिर्फ इतना समझ लीजिए सिंपल भाषा में कि ये जो है रात को भी या दिन में भी पूरे जो ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है उसको स्कैन करते रहता है और अगर कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी की ओर आता है तो उसको अर्ली वार्निंग के माध्यम से ग्राउंड पे आपको सतर्क कर दिया जाता है ताकि जो लॉस हो सकता है उसको मिनिमाइज किया जा सके या उसको डाइवर्ट किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। इसी तरह से इसी के संबंध में नासा का एक और जो स्कीम प्रोजेक्ट चल रहा है उसको बोलते हैं डार्ट प्रोजेक्ट, जिसका फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसके माध्यम से नासा चाहती है कि अगर भविष्य में कोई उस तरह का एस्ट्रॉयड, बड़ा एस्ट्रॉयड बोल रहे तो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर आती है तो स्पेस के माध्यम से, स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से दोनों में कोलिजन करा दिया जाएगा और उससे क्या होगा कि क्षुद्र ग्रह अपना रास्ता बदल लेगा या फिर उसका जो स्पीड है वो घट जाएगा जिससे पृथ्वी पे उसका असर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है आयरलैंड से। आयरलैंड अभी 30 जनवरी को जो है 50वां वर्षगांठ मनाया
वहाँ एक उसको याद किया जाता है ब्लडी संडे के रूप में, जैसे भारत में याद करते हैं जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग मैसेकर जिसके के नाम से जिसको जानते हैं, जो चाइना में तियानमेन स्क्वायर जो हुआ था, या फिर यूएसए में जिसको हम लोग जानते हैं बोस्टन टी पार्टी के नाम से, उसी तरह से आयरलैंड में ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1972 को जो है ब्रिटिश सोल्जर के द्वारा जो आयरलैंड के जो प्रोटेस्टर्स थे उन पे जो है अंधाधुंध गोली चला दिया गया, और जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। उसी समय से ब्लडी संडे के रूप में मनाया जाता है। IRA का मतलब आयरलैंड रिवॉल्यूशनरी आर्मी। इसमें विवाद ये था कि आपको पता होगा कि जो ईसाई जो धर्म है जिसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं, ये भी दो पार्ट में पहले होता था। ये कैथोलिक जिसको ऑर्थोडॉक्स भी बोलते हैं, और उसके बाद एक इसी में नए धर्म का जो है उद्भव हुआ जिसको बोलते हैं प्रोटेस्ट। आप नाम सुने होंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। कैथोलिक जो ईसाई थे उसमें बहुत सारी बुराई थी और बहुत सारे रूढ़िवादी थे, उसी को खत्म करने के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म शुरू किया गया था। ईसाई का ही एक पार्ट है, सिर्फ विचार अलग अलग है। जैसे आपको पता होगा कि बुद्ध धर्म या जैन धर्म ये क्या है, हिंदुइज्म के ही, हिंदू धर्म के ही ऑफ शूट हैं। क्यों? आपको उस समय अगर इतिहास पढ़िएगा तो देखिएगा उस समय हिंदू धर्म में जो बहुत सारी कुरीतियां और आडंबर आ गए थे, उससे तंग होकर भगवान बुद्ध ने एक नए धर्म का स्थापना करने का सोचा, और उसी तरह से जो है जैन धर्म के बारे में। तो यहाँ पर भी वही। तो आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट्स थे और कैथोलिक्स थे, उन दोनों में विवाद था। प्रोटेस्टेंट्स चाहते थे कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ये स्टे यूनाइटेड विथ यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के साथ ही रहे, जबकि कैथोलिक चाहते थे कि आयरलैंड जो है एक स्वतंत्र रहे। इसी में जो है विवाद था, और उसी प्रोटेस्ट के दौरान जो है यूके सोल्जर्स, यूनाइटेड जो किंगडम वहाँ के सोल्जर्स ने गोली चलाई, और उसी के बाद से ब्लडी संडे के रूप में उस दिन को हर साल कमेमोरेट किया जाता है। सिर्फ इतना याद रखिए, ब्लडी संडे किस देश से संबंधित है, तो वो आयरलैंड से संबंधित है। हाँ, नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ होंडुरास। होंडुरास कंट्री जो है, इसका नाम आप अगर मैप में देखें तो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच के जो कैरेबियन सी है उसको कैरेबियन कंट्री के नाम से जाना जाता है, और होंडुरास भी उसी के अंतर्गत आता है, कैरेबियन कंट्री के अंतर्गत ही आता है। यहाँ के पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में चुनी गई हैं सियोमारा कैस्ट्रो। सियोमारा कैस्ट्रो, ये याद रखिए, ये जो सब टाइटल है कैस्ट्रो, याद कीजिए फिडेल कास्ट्रो हुआ करते थे, वो भी वहीं क्यूबा वहीं पे है। क्यूबा भी एक कैरिबियन कंट्री है। क्यूबा के एक तरह से तानाशाह थे, अमेरिका के एक नंबर दुश्मन थे, और अमेरिका के बगल में रहते हुए और अमेरिका का विरोध करने वाले थे कौन? क्यूबा के प्रेसिडेंट और तानाशाह फिडेल कास्ट्रो। उसी से संबंधित है ये सियामारा कास्ट्रो। ये होंडुरास के पहले वुमेन, पहले महिला राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। अभी ये जो वर्तमान प्रेसिडेंट ओरलैंड को इन्होंने रिप्लेस किया है। जो होंडुरास है, होंडुरास की जो है कैपिटल है तेगुसिगाल्पा है। होंडुरास गेंड, होंडुरास जो है अपनी आज़ादी 1838 में मैक्सिको से फ्री हुआ था, और मैक्सिको से भी पहले ये जो है स्पेन के कब्जे में था। कब्जे में मतलब उपनिवेश में था। अगर आप पूरे दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका का इतिहास पढ़िएगा तो वो पूरा औपनिवेशिक काल के दौरान जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय पूरा दक्षिण अमेरिका जो है स्पेन का गुलाम था। स्पेन वहाँ, यहाँ से ज्यादा जितना अंग्रेज यहाँ क्रूरता करते थे उससे भी ज्यादा क्रूरता स्पेन वालों ने वहाँ किया, वहाँ की कल्चर को खत्म किया। जो है मैक्सिको की एक कल्चर है जिसका बहुत बार चर्चा और बहुत चर्चा होते रहता है, जो माया सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और माया सिविलाइजेशन जो है ये होंडुरास वाला जो एरिया है
वहीं पे डेवलप हुआ था। आज से लगभग 500 BCE, यानी अब अगर अभी से देखें तो ये लगभग 2500 साल पहले वहीं पे माया सिविलाइजेशन, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में डेवलप हुआ था। सुमेरिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उसके बाद आता है चीन की सभ्यता। तो ये सब सारी सभ्यताओं में से प्रमुख सभ्यता एक है माया सिविलाइजेशन, मायन सभ्यता। नेक्स्ट है इंडिया इजराइल जो है एक सहमति, एक एग्रीमेंट की है, जिसके अंतर्गत विलेज ऑफ एक्सेलेंस एस्टेब्लिश करने का प्रोग्राम है। ये 150 विलेज ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किया जाएगा अगले आने वाले सालों में अक्रॉस द 12 स्टेट, 12 राज्यों में, जो 12 राज्य हैं इनमें से जो है 150 गांव को चुना जाएगा और विलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उसको डेवलप किया जाएगा, जिसमें 75 विलेज जो है नेक्स्ट ईयर ही, जो 75वां हम लोग अभी आज़ादी की अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसी साल के दौरान डेवलप किया जाएगा। इसमें है क्या कि आपको पता है इजराइल बहुत छोटा सा ही देश है और संसाधन विहीन था, लेकिन इन लोगों ने अपने टेक्नोलॉजी और अपने मेहनत के दम पे पूरा अपने आप को जो है विकसित कर लिया है, और इतना विकसित कर लिया है कि वो इसके आसपास जितने भी बड़े बड़े कंट्री हैं सबको अकेले संभाल लेता है। इसकी टेक्नोलॉजी हाइड्रोपोनिक्स के बारे में आप सुने होंगे, जिसको हिंदी में जल संवर्धन कहते हैं, पानी में कैसे फसल उगाया जाता है। तो उसी तरह की टेक्नोलॉजी ये गांव में, भारत के गांव में ला करके देना चाहते हैं, जिससे यहाँ के किसान भी नए नए टेक्नोलॉजी के सीखें और जो ट्रेडिशनल खेती है उसके अलावे एडिशनल इनकम का एक सोर्स जनरेट हो। सरकार का यही मकसद है इन सब क्रियाओं में। नेक्स्ट है NROL 87 मिशन। ये देखिए अमेरिका से संबंधित है, यूएसए, और इसका जो है यूएसए की मिलिट्री जो है, वहाँ की सेना वो इस्तेमाल करती है। ये एक सैटेलाइट है, इसको बोलते हैं नेशनल रिकनाइसेंस ऑफिस। ये इसको कंट्रोल करती है, एक तरह का ये जासूसी सैटेलाइट है। इसके माध्यम से अमेरिका नजर रखता है पूरे विश्व पे, और खास करके जो जो उसका दुश्मन देश है, जिसको मान के चलता है कि ये कभी भी पीठ में कंजर भोंक सकता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो ईरान। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ईरान का जो जनरल था सुलेमानी, उसको ड्रोन के माध्यम से अमेरिका मार दिया। तो क्या पता, आप ऐसे ही थोड़ा ही मार देता है। ये सब जानकारी इसी सब जो स्पाई सैटेलाइट्स हैं इसके माध्यम से जुटाता है, उसके पुख्ता जानकारी करने के बाद जो है अटैक करता है। जब भारत में भी जब स्माइलिंग बुद्धा जब ये परमाणु परीक्षण किया गया था, तो ये जो स्पाई सैटेलाइट्स हैं, इस सैटेलाइट से बहुत बचने के वजह से सरकार जो है, या वहाँ पे जो साइट पे काम करने रात में सिर्फ काम करते थे, घोर अंधेरा जब होता था, ताकि इन सैटेलाइट की नज़रों से बचे और कहीं भनक न लग जाए अमेरिका को। नहीं तो उसको पता लग जाने से वो सफल होने नहीं दे, किसी भी तरह से सफल होना नहीं देता है। जैसे आपको पता होगा कि ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है कि भारत के जो एटॉमिक डिपार्टमेंट है, या एटॉमिक जो इस्टेब्लिश किया गया भारत में, वो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा, और उनका एक विमान दुर्घटना के दौरान मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि उसमें यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो उसका बहुत बड़ा हाथ था। वो यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ओ तो ये जो है स्पाई सैटेलाइट्स को क्या कहा जाता है, टोही सैटेलाइट्स, ये जासूसी करता है। और इसमें खास ये है कि इतनी इंपॉर्टेंट होने के बाद भी ये जो है यूएसए स्पेस एक्स को दे दिया है, जो कि एक प्राइवेट संस्था है। स्पेस एक्स एलोन मस्क के द्वारा स्थापित एक निजी अंतरिक्ष संस्था है। इसके माध्यम से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और स्पेस एक्स का खासियत यह है कि एक स्पेशल रॉकेट यूज करता है, जिसका नाम फाल्कन रॉकेट है। इस फाल्कन रॉकेट का खासियत यह है कि ये सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचा देने के बाद फिर वापस इसको पृथ्वी पे ले आया जाता है, चला आता है, जिस कारण से इसको फिर से रीयूज कर दिया जाता है। और इस तरह से जो लॉन्चिंग एक्सपेंस है वो घट जाता है। ये जो यूएसए की ये जो मिशन है कब से चल रही है, तो 1961 से चल रही है। नेक्स्ट है, भारत में एक नया सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया है, जिसका नाम है परम प्रवेगा।
ये डेवलप किया गया है CDAC के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और इसको स्थापित किया गया है कहाँ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु में इसको स्थापित किया गया है। इसका स्पीड 3.3 पेटाफ्लॉप जो है मेजर किया गया है। और इसका निर्माण जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, भारत सरकार की जो योजना है उसके अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ मिलेट इन मिड डे मील स्कीम। जैसा कि आपको पता है भारत के जो सरकारी खास करके प्राइमरी जो स्कूल है वहाँ पे मिड डे मील मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम चलता है, जो कि PM पोषण स्कीम के अंतर्गत आता है। और इसमें सरकार ने डिसाइड किया है कि सप्ताह में एक बार ऑन्स ए वीक जो बाजरा, रागी और ज्वार भी बच्चों को खिलाया जाएगा, ताकि इसका भी जो डिमांड है खत्म ना हो और बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन मोटे अनाज के रूप में इनको जाना जाता है, तो इनको खिलाया जाए। और इसमें भी जो न्यूट्रिएंट्स है इससे भी बच्चों को सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो रिकमेंडेशन थी नीति आयोग की, नीति आयोग के बारे में आप लोग जानते हैं, इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राजीव कुमार इसके अभी उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के CEO अभी वर्तमान में अमिताभ कांत है। नीति आयोग का जो आइडिया है और नीति आयोग का जो ये प्लान है, उसके तहत नीति आयोग जो अपना सर्वे किया है उसके अंतर्गत मिड डे मील स्कीम में उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना के द्वारा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया जा रहा है। नेक्स्ट है एक बहुत चर्चा में अभी है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक बिल यानी विधेयक लाया गया था नीट से संबंधित। नीट क्या है? तो ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। भारत में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या सेंट्रल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें जो विद्यार्थियों का एडमिशन होता है वो इसी एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है। रैंक आप कितना लाते हैं उसी हिसाब से कॉलेज आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप AIEEE या फिर JEE का जो एग्जाम होता है उसी तरह से ये एग्जाम मेडिकल से संबंधित है। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है ये विधेयक में क्या किया है कि ये कह रही है ये नीट एग्जामिनेशन के माध्यम से नहीं, हम 12वीं क्लास में प्राप्त किए गए मार्क्स के माध्यम से लोगों का एडमिशन देंगे, जो हमारे यहाँ यानी तमिलनाडु में जो स्टेट गवर्नमेंट की मेडिकल कॉलेजेज हैं उसमें। अब इसी के बीच सेंट्रल दोनों में टसल हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में। ये विधेयक जो है, आपको पता है कोई भी बिल पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया जाता है, वहां से पास कराया जाता है, और अगर उस स्टेट में संबंधित स्टेट में विधान परिषद हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, तो वहां जाता है, वहां से पास कराया जाता है, फिर गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर उस पर साइन कर देते हैं तो पूरा फाइनली एक्ट बन जाता है। अभी गवर्नर इसी को रिटर्न कर दिए हैं, इस बिल को रिटर्न कर दिए हैं कि इस ग्राउंड पे कि ये जो है भेदभाव करता है, एक रूपता नहीं रहेगी, समरूपता नहीं रहेगी, इसलिए चर्चा में है तमिलनाडु एंटी नीट बिल। नेक्स्ट है एक संबंधित है खेल से, ये भी संबंधित है, लेकिन इस खेल के अलावा ये एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी है, जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट है, और फिर से ये चाइना से ही संबंधित है। आपको पता होगा अभी विंटर ओलंपिक चल रहा है चाइना का बीजिंग में। भारत सरकार ने डिसाइड किया है इसको डिप्लोमेटिकली बाइकआउट करने का। डिप्लोमेटिक बाइकआउट करने का मतलब होता है सरकार अपनी जो खिलाड़ी हैं उसको तो वहाँ भेजेंगे, लेकिन यहाँ जो एक इनवॉइस आता है खिलाड़ियों के साथ, सरकारी जो मुजालिम जाते हैं उनको नहीं भेजेगा भारत सरकार। और इसके तहत दूरदर्शन ये जो विंटर ओलंपिक है उसको टेलीकास्ट नहीं करेगी। ये जो डिप्लोमेटिक बाइकआउट का जो बिगिनिंग हुआ था वो USA के द्वारा हुआ था। सबसे पहले अमेरिका ने डिप्लोमेटिकली बाइकआउट करने का घोषणा किया विंटर ओलंपिक को। USA और चीन के बीच जो ट्रेड वार चल रहा है उसके मद्देनजर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कनाडा और बहुत सारे कंट्री ने इसको डिप्लोमेटिकली जो है बाइकआउट कर दिया। भारत के एक जो है बाइकआउट करने का एक खास कारण ये रहा
कि जो ये आपको देखे होंगे, जो ओलंपिक सेरेमनी जब स्टार्ट होता है तो सबसे आगे में एक मशाल लेकर चलते हैं। जनरली वो खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी होते हैं, लेकिन चाइना में ये मशाल दिया गया की फाबाओ को। और की फाबाओ वही व्यक्ति है जो 2020 में गालवान वैली में क्लैश हुआ था भारतीय सेना और चाइनीज की जो पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके बीच। तो उस पीपल्स लिबरेशन आर्मी की उस यूनिट को लीड कर रहे थे की फाबाओ, और उसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, लेकिन फिर से रिकवर हो गए और उसके बाद से इनको गालवान हीरो के रूप में वहां जाना जाता है। और सरकार जो चाइनीज गवर्नमेंट है इसी को जो है टॉर्च बियरर के रूप में चुना, जो जिस पर कि भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और डिप्लोमेटिकली बाइकआउट करने का घोषणा किया। नेक्स्ट है स्पेस स्टेशन से संबंधित है, आईएसएस से संबंधित है, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपको पता है कि बहुत सारे रिसर्च करने के लिए ये एक इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव है। और ये क्या है, तो ये जो है पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के ऑर्बिट में एक स्टेशन बनाया गया है जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहती है, और वहां पे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं और अनेक तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो नासा अभी घोषणा किया है कि इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2031 तक जो है क्या किया जाएगा, वापस ले आया जाएगा, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है और इसके जगह पे एक नया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डिप्लॉय किया जाएगा। ये कहाँ पे लाया जाएगा, उस जगह का नाम है पॉइंट नीमो। उस पॉइंट नीमो को स्पेस सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं। स्पेस सिमेट्री बोले तो कब्रगाह, जहां पे जितने भी स्पेस से रिलेटेड या तो सैटेलाइट्स हो या रॉकेट हो वहीं पे इसको पार्टिकुलरली गिराया जाता है। क्योंकि वो जो जगह वीरान सा जगह है, वहां से 27 किलोमीटर के आसपास कोई किसी भी तरह की भूमि नहीं है और वहीं पे ये गिराया जाएगा। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ये जो प्रोग्राम है, ये एक्चुअली में ब्रेन चाइल्ड था। रोनाल्ड रीगन एक प्रेसिडेंट हुए थे अमेरिका के, उन्हीं के दिमाग में ये आया था कि क्यों नहीं एक परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाया जाए जहाँ की एक्सपेरिमेंट किया जा सके। और ये पीरियड अगर देखें 1984 में जो है प्रपोज किया गया था, और पहली बार पहला यूनिट जो कंट्रोल यूनिट है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, इसको 1998 में डिप्लॉय किया गया था, वहाँ पे रखा गया था एक रशियन रॉकेट की मदद से। क्योंकि आपको पता होगा जो कोल्ड वार एरा था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार विथ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991 वो खत्म हो गया, और उसके बाद ये लोग यूएसए रशिया के साथ भी कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया था। और इस तरह से 2000 नवंबर 2000 ईस्वी को पहला क्रू पहुंचा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, और तब से लेकर के अभी तक 200 लगभग 200 एस्ट्रोनॉट्स वहां जा चुके हैं, एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। कल्पना चावला का नाम सुने होंगे, वो भी इसी से संबंधित थे। और 19 अलग अलग कंट्री के एस्ट्रोनॉट वहां गए हैं। ये जो है पहली बार जब इसको डिप्लॉय किया गया था तो मात्र 15 साल के लिए इसको ऑपरेशनल रहना था, और उसके बाद इसको डिसमेंटल करके फिर नया आना था। लेकिन इसको बाद में नासा ने 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, और फाइनली इसको जो है 2031 में फॉल डाउन कराया जाएगा। कहाँ, पॉइंट नीमो, जिसको हम ऊपर में पढ़ें स्पेस सिमेट्री के नाम से जानते हैं। ये जो स्पेस स्टेशन है लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ये पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और ये जो है लगभग जब से डिप्लॉय हुआ है तब से परिक्रमा कर रहा है। इसका जो साइज है फुटबॉल के एक टीम के लगभग बराबर है। नेक्स्ट है जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड करंट अफेयर है, राफेल जो फाइटर प्लेन है इसका मेराइन वर्जन का परीक्षण किया गया है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत जो है एक विमान वाहक पोत है। विमान वाहक पोत का मतलब क्या होता है कि ये समुद्र में ही, इस पे ये देख रहे हैं ये रनवे बना हुआ है, ये छोटा रनवे होता है, और यहाँ से जो टेक ऑफ और लैंडिंग होता है एयरक्राफ्ट का, उसका एक अलग ही सिस्टम है जिसको
टेक ऑफ करने का कैटापल्ट लॉन्च कर कहते हैं। कैटापल्ट को हिंदी में कहते हैं गुलेला। गुलेला अगर आप देखे होंगे तो गुलेला को जितना उसका जो रबड़ है उसको पीछे खींचिएगा, जो उसमें जो बुलेट है वो उतना ज़्यादा दूर जाता है। उसी तरह से ये शॉर्ट ये रनवे होने के बाद इसी सिस्टम के द्वारा यहाँ इससे एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है। किसी भी देश के डिफेंस के लिए जो युद्ध एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब युद्ध के समय ये लीड करता है किसी भी यूनिट को, क्योंकि ये सारे साजो सम्मान से लैस होता है और अटैकिंग मोड में होता है। इस पे जो है जब टेक ऑफ करता है तो मात्र 2 to 3 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड में एयरक्राफ्ट का जो स्पीड है वो 0 से 165 नॉट तक चला जाता है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है श्रीलंका से रिलेटेड है। हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका में अभी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व जो है खत्म हो गया है, मुद्रा भंडार उसका खत्म हो गया है लगभग, और इस वजह से वहाँ फ्यूल शॉर्टेज हो गया है, क्योंकि इसके पास श्रीलंका के पास अपना कोई भी तरह का फ्यूल जो स्टोरेज नहीं है, ये इंपोर्ट करता है और फॉरेन एक्स रिजर्व के अभाव में ये इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे वजह से इमरजेंसी सिचुएशन हो गया है। तो इसीलिए भारत जो है $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया है एक्सिम बैंक के द्वारा। एक्सिम बैंक बोले तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक के भारत सरकार के अंदर काम करती है। लाइन ऑफ क्रेडिट जो है ये अलग होता है लोन से पीरियड के मामले, क्योंकि ये मात्र 1 साल के लिए होता है और इस पर इंटरेस्ट रेट भी होता है जो काफ़ी नॉर्मल होता है, मात्र 2% के हिसाब से भारत सरकार जो है एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट है भारत में 2 नए रामसर साइट्स का घोषणा किया गया है। रामसर साइट से रिलेटेड किस चीज से है तो वेटलैंड से रिलेटेड है। वेटलैंड्स को बोलते हैं हम लोग आर्द्र भूमि। ये किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि से संबंधित है। हर साल 2 फरवरी को आर्द्र भूमि के रूप में मनाया जाता है। ये 2 नए रामसर साइट्स क्या है तो ये बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और दूसरा है खिजदिया बर्ड सेंचुरी गुजरात में। ये 48वां और 49वां जो रामसर साइट्स भारत में है। रामसर जो है एक जगह का नाम है। जो ये रामसर जगह है ये कहाँ है? ईरान में है। और यहीं पे वेटलैंड जो प्लेस है उससे संबंधित एक कन्वेंशन हुआ था, तब से ही इसका जो है नामकरण कर दिया गया है रामसर साइट्स के रूप में। नेक्स्ट है ग्रीन बॉन्ड क्या है? सोवरिन ग्रीन बॉन्ड, इसका चर्चा आया था इस साल के दौरान जो बजट प्रस्तुत किया गया उसके दौरान। ग्रीन सोवरिन बॉन्ड एक तरह का क्या है तो इंटरेस्ट जो है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एक तरह से सरकार का है। इसके ये जारी करके सरकार फंड जमा करती है। और ये ग्रीन बॉन्ड इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे जो फंड जमा होगा उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस में। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस का मतलब जो यहाँ भारत में जो एनर्जी जनरेट किया जाता है वो अभी जो वर्तमान में है सबसे ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो गैर परंपरागत स्रोत है, जैसे कोयला के द्वारा सबसे ज़्यादा अभी भारत में एनर्जी जनरेट किया जाता है। तो सरकार धीरे धीरे इसको फेज आउट कर रही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के द्वारा, या फिर सोलर पावर जनरेशन के द्वारा, या फिर जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन होता है उसके माध्यम से। तो उसी में इसको इन्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार टारगेट है 2020 तक 175 गीगावाट जो इलेक्ट्रिक पावर है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से जनरेट करना है। नेक्स्ट है एक और प्राइवेटाइजेशन से संबंधित है, एक निजीकरण कर दिया गया है। एक भारत सरकार का उद्यम है NINL, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। ये जो है ओडिशा में स्थित है। ओडिशा लोकेटेड इन कलिंगनगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उड़ीसा। तो ये एक तरह का ज्वाइंट वेंचर है। ये भारत सरकार और उड़ीसा सरकार की 1-2 और कंपनी है, उसी को मिला करके एक बनाया गया था नीलांचल
ये इस्पात निगम लिमिटेड, अभी सरकार इसको बेच दी है किसको, टाटा ग्रुप को। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे, एयर इंडिया को भी टाटा सन्स के हाथों बेच दिया गया, उसी तरह से इसको भी NINL। कंडीशन दोनों में सेम था। एयर इंडिया जिस तरह से काफ़ी लाइबिलिटी हो गया था, बहुत सारा कर्जा हो गया था, इम्प्लाई को भी पैसा ये देने का, वेतन देने का जो पेमेंट होता है देने का पैसा नहीं था, तो इस सिचुएशन में एयर इंडिया को बेचा गया। सेम सिचुएशन यहाँ भी है। 6,000 करोड़ का जो लाइबिलिटी है अभी इस कंपनी के, लाइबिलिटी बोले तो इसको देयता कहते हैं, यानी 6,600 करोड़ अभी चुकता करना है, और इसको बेचा गया कितना में, 12,100 करोड़ में। नेक्स्ट डिफेंस से संबंधित है। अभी हाल ही में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये घोषणा किया कि जो वुमेन फाइटर पायलट हैं जिनको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, उसको अब परमानेंट कर दिया गया है। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शुरुआत कब किया गया था, 2015 में, और तब से अब तक 16 लोगों को, 16 महिलाओं को फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया। अब जो है उनको परमानेंट बना दिया गया है। अब परमानेंटली वो भी फाइटर पायलट के रूप में अपना सेवा दे सकते हैं। अभी वर्तमान में टोटल एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी है, इसके अंतर्गत 9,000 महिलाएं अभी कार्यरत है। सबसे पहले 1992 में, 1992 में जो है वुमेन को डिप्लॉय किया गया था एक्स्ट्रा मेडिकल स्ट्रीम के अंतर्गत। मेडिकल में नर्सिंग का काम तो बहुत पहले से करते थे, लेकिन 1992 में पहली बार गैर मेडिकल क्षेत्र में वुमेन महिलाओं को डिप्लॉय किया गया। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सद्भावना। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है किस स्टेट से संबंधित है, तो ये गुडविल, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से संबंधित है। धारा 370 हटने के बाद, 35A न्यूट्रलाइज करने के बाद सरकार का हर संभव प्रयास है कि वहाँ के लोगों में जो है कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए, और सरकार के प्रति लोगों में और लोगों के प्रति सरकार में जो है एक विश्वास बनाया जाए, उसी से संबंधित ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट सद्भावना किस स्टेट से, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश का नाम आप सुने होंगे, जब हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हो रहा था, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय जो हॉकी टीम थी उसको लीड कर रहे थे, लीड नहीं, उस हॉकी टीम के जो गोल कीपर थे वही थे PR श्रीजेश, प्रट्टू रविंद्रन श्रीजेश। इनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। इसके द्वारा तो द वर्ल्ड गेम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया, और ये भारत के मात्र दूसरे हैं। इनसे पहले रानी रामपाल, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच हैं, उनको घोषित किया गया था कब, 2019 में। तो याद रखिए इस बार किनको किया गया है, PR श्रीजेश को। नेक्स्ट है एक तिहाती, एक आइलैंड है। अगर आप इसको और नीचे करते हैं तो आप देखिए ये आइलैंड है, ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसको बोलते हैं फ्रेंच पॉलिनेशियन आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड। उसी में एक आइलैंड है, और इस फ्रेंच पॉलिनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड का सबसे बड़ा जो है आइलैंड है, ये तिहाती आइलैंड है। इसी के पास कोरल रीफ मिला है, लगभग 2 माइल लंबा कोरल रीफ मिला है, जो कि एक अजूबा के रूप में जाना जा रहा है। और ये जो है रिसर्च के दौरान ऐसा पता चला कि ये जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से अभी ये अनअफेक्टेड है, यानी मानव जनित क्रियाकलापों से इस पे अभी इसका असर नहीं हुआ है, जिस कारण से ये बचा हुआ है अब। और ये जो है क्लाइमेट चेंज के प्रभाव में नहीं आया है। उसका कारण ये है कि ये जो है 100 से 210 फीट जो सी लेवल है उससे 100 से 210 फीट नीचे है, इसी वजह से ये अभी बचा हुआ है। कोरल क्या होता है, तो कोरल जो है ना एक तरह का समुद्री जीव है, और इसको खाने के लिए एल्गे चाहिए, एल्गे बोलते हैं शैवाल को, और शैवाल को रहने के लिए कोई सहारा चाहिए। तो कोरल शैवाल को रहने के लिए सहारा देता है, और एल्गे जो है कोरल को भोजन के रूप में उपलब्ध होता है। इस कारण से इन दोनों के बीच जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है, जिसको अन्योनाश्रय संबंध कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में।
अब इसी में ये जो है ना ये algae का कलर होने के कारण, शैवाल का अलग अलग कलर होने के कारण बड़ा कलरफुल दिखता है। आप कभी नेट में सर्च करके देखिएगा तो बहुत कलरफुल और बड़ा मनोरम जो है इसका जो व्यूज होता है। इसी से संबंधित है एक टर्म कोरल ब्लीचिंग। इसमें क्या होता है कि ये जो कोरल है ये अपने आपको जो है इस क्लाइमेट चेंज के कारण और टेम्परेचर, जब सी का टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके कारण ये शैवाल को छोड़ देता है, और शैवाल को आश्रय प्रदान नहीं करने के कारण शैवाल भी को भी मुश्किल होता है, ये भी इसके भी रहने का जगह नहीं मिलता है, और एट द सेम टाइम कोरल को भी भोजन नहीं मिलता है, जिस कारण से वो जो है कमजोर होकर के और एक तरह से विरक्त हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। इसी को कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। ये कहा फ्रेंच पॉलिनेशियन, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रेंच पॉलिनेशियन में सबसे जो पॉपुलस आइलैंड है वो वही है तिहाती आइलैंड। नेक्स्ट है इसरो की एक मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1। ये याद रखिएगा 19 जो है 2022 के लास्ट तक इसको लॉन्च किया जाएगा। किससे संबंधित है तो सन से, सूरज के बारे में ये जाकर अध्ययन करेगा। आपको ध्यान में होगा कि आदित्य जो है सूरज का, भारत में एक जो परंपरा है उसमें आदित्य का दूसरा नाम सूरज भी है। आप जो है अगर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के इलाके में जो छठ पर्व होता है तो उसमें आज सूरज भगवान को जो है आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन। फ्लाई ऐश क्या होता है इसके बारे में थोड़ा ये समझ लेते हैं। ये जो फ्लाई ऐश है, कोयला, आप देखें कोयला को जलने के बाद जो है एक वाइट कलर का जो है एक बड़ा ही फाइन पाउडर जो है बन जाता है, जिस कारण, और वो जो है ये अगर उसको अच्छे से ये इफ्लक्स नहीं किया जाए और अच्छे से मैनेज नहीं किया जाए तो बहुत सारा उसके कारण जो है प्रदूषण होता है। अभी ये जो एक एक आई थी समस्या, ये जनरेट हुआ था कि एक कंपनी है और उस कंपनी के द्वारा ये जो रिहंद रिजर्वायर में इसको जो है इफ्लक्स किया जा रहा है, जिस कारण से जो उस नदी के उस रिजर्वायर में जो जीव है उस पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है फ्लाई ऐश मैनेजमेंट करने का। अब ये इसमें है क्या कि फ्लाई ऐश का इस्तेमाल कहाँ होता है तो फ्लाई ऐश का इस्तेमाल जो है कंक्रीट जनर बनाने में किया जाता है, और इसको सीमेंट, बालू, गिट्टी के साथ मिला करके जब निर्माण किया जाता है तो उसमें ये जो है एक्स्ट्रा उसको स्ट्रांग बनाने का काम करता है। तो इसलिए इसको जो है एक यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन चूंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना, ये कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है वहां जाकर के पहुंचाना एक थोड़ा सा समस्या है, लेकिन इसलिए लोग जो है सबसे आसान तरीका अपनाते हैं कि इसको जो है ऐसे ही बाहर फेंक दिया जाए। नेक्स्ट है ITS, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी है, और इसको पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे, ये भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है, और आशा है कि ये फरवरी जो चल रहा है इसके अंत तक ये शुरू हो जाएगा। 55,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के द्वारा ये महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जा रहा है। ये 8 लेन का एक एक्सप्रेसवे है, और यहाँ पे 172 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चल सकती है। इस टेक्नोलॉजी, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जैसा आप कभी फिल्मों में देखते होंगे कि जो है जो फॉरेन कंट्रीज के सड़क हैं, आप को इतना किस स्पीड से कौन सा लेन में चलना है, अगर आप उसका भी वायोलेशन करते हैं तो आपके घर में पहुंच जाएगा जो है जो फाइन है वो ऑनलाइन के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो उस तरह की टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा आपको एडवांस में वेदर के बारे में, मौसम कैसा है उसके बारे में बता दिया जाएगा। इसके अलावा आगे जो जाम है उसके बारे में भी बता दिया। तो बहुत सारा जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आप टेक्नोलॉजी इसका न सिर्फ नाम याद रखिए, ITS इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कहाँ की है, साउथ कोरिया की। पहली बार इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे में। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।